हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सचिन है। कॉन्सेप्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एमपी पुलिस के प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस का पार्ट 7। सो प्लीज फ्रेंड्स, आप मेरे इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। इससे पहले हमने टोटल 6 पार्ट अपलोड कर दिए, आप उनको भी देख लीजिए जिससे कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और साथ ही साथ आप हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूं उसके सारे नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति को एक निश्चित दूरी तक चलने और वापस सवारी से आने में 37 मिनट का कुल समय लगता है। यदि वह 55 मिनट में दोनों तरफ की दूरी को पैदल चलकर तय करता है तो दोनों तरफ सवारी से आने तथा जाने में कुल कितना समय लगेगा। मतलब एक व्यक्ति जो है वो किसी निश्चित दूरी को क्या करता है, पैदल जाकर और सवारी द्वारा आने में उसे कुल टोटल 37 का मिनट लगता है। तो हमें सवाल में क्या गिवन है सबसे पहले वो लिख लेते। मतलब एक व्यक्ति है वॉक करके जाता है, मतलब चल कर जाता है प्लस सवारी से आने में, सवारी एस मान लेते इसको, टोटल कितना समय लगता है 37 मिनट। आगे ये बोला है यदि वह 55 मिनट में दोनों तरफ की दूरी पैदल चलकर जाए, मतलब वॉक करके, मतलब 2W, मतलब दोनों तरफ, एक तरफ से जाएगा फिर दूसरी तरफ से वापस भी आएगा तो 2 टाइम दूरी तय करेगा, तो उससे कितना समय लगता है 55 मिनट। तो पूछा क्या है, तो दोनों तरफ से सवारी से आने में, मतलब 2s बराबर हमें ज्ञात करना है। मतलब दोनों तरफ सवारी से आने तथा जाने में कुल कितना समय लगेगा। अभी तक हमने क्या करा, जो हमें सवाल में दिया था वो हमने लिख लिया कि एक व्यक्ति जो है चल कर जाता है और सवारी से आता है तो 37 मिनट लगते हैं। लेकिन जब वह दोनों दूरियां पैदल चलकर तय करता है तो 55 मिनट लगते हैं। तो दोनों दूरियां सवारी से तय करेगा तो उससे कितना समय लगेगा। अब हम क्या करते हैं, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं और इसको समीकरण सेकंड मान लेते हैं। तो यहां पर क्या है, वॉक करके जाने प्लस सवारी से आने में टोटल 37 मिनट का समय लगता है और 2 वॉक बराबर 55। तो यहां से समीकरण 1 है और ये 2 है तो हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो यहां पर हमें ज्ञात क्या करना है, 2s ज्ञात करना है। मतलब हमें w को कैंसिल करना पड़ेगा, तो मैं इस पूरी समीकरण में मल्टीप्लाई 2 कर दूं तो यहाँ पे क्या होगा, 2w से 2w कैंसिल हो जाएगा तो 2w प्लस 2s बराबर 37 का डबल कितना होगा 14, 6 और 1 7, 74 होगा। 37 का डबल कितना होगा 74। और यहाँ पर क्या है 2w इज इक्वल टू 55। बस यहाँ से हमें इसको सोल्व करना। अब यहाँ पर हम क्या चिन्ह चेंज कर ले, माइनस, तो प्लस माइनस कैंसिल, बचेगा कितना 2s बराबर। अब यहाँ पर क्या है 74 और 55, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा 19। मतलब हमें ज्ञात क्या करना था 2s बराबर, तो हमने ज्ञात कर लिया 2s की वैल्यू कितनी आई 19। मतलब 19 मिनट में क्या होगा, वो दोनों तरफ सवारी से जाएगा और आएगा तो उसे टोटल कितना समय लगेगा 19 मिनट। तो यहां से हमारा आंसर क्या होगा, राइट आंसर जो होगा वो होगा ए वाला, ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडों की कीमत में 25% बढ़ोतरी के कारण 20 रुपए में 4 अंडे कम मिलते हैं, तो प्रति दर्जन अंडों की मौजूदा कीमत हमें ज्ञात करनी। मतलब अभी प्रेजेंट में क्या है अंडों की कीमत, ये हमें ज्ञात करनी है। सबसे पहले सवाल में हमें क्या गिवन है कि अंडों की कीमत में 25% बढ़ोतरी होने के कारण 20 रुपए में कितने अंडे कम मिलते हैं, 4 अंडे। मतलब 20 रुपए में 4 अंडे कम मिलते हैं जब 25% की बढ़ोतरी होगी। जब भी किसी भी वस्तु में अगर वृद्धि में बढ़ोतरी होगी तो वाजिब है वो चीज कम मिलेगी उतने ही रुपए में। तो ज्ञात क्या करना, प्रति दर्जन अंडों का मूल्य। प्रति दर्जन मतलब एक दर्जन में 12 अंडे होते हैं, तो मतलब 12 अंडों का मूल्य हमें ज्ञात करना है। प्रति दर्जन मतलब क्या, एक दर्जन में 12। तो यहां पर क्या हुआ है, सबसे पहले 20 रुपए में 4 अंडे आ रहे हैं, 25% की वृद्धि हुई है। तो हमें इसको एक तो एक बहुत ही
लॉन्ग तरीका है जो कि बुक्स में भी बहुत बार दिया होगा कि हमको उससे नहीं, हमें सिर्फ शॉर्ट तरीका सीखना है यहाँ पर, ताकि हमारे पास एग्जाम में इतना समय नहीं होता है कि हमें उसको बुक वाला तरीका फॉलो करें। तो यहाँ पर क्या है, 20 रुपए में कितने अंडे कम मिल रहे हैं, 4, तो 20 डिवाइड बाय 4, और कितने की वृद्धि हो रही है, 25% की, और परसेंटेज हटेगा तो डिवाइड में क्या होगा, 100। बस यहाँ से हमें इतना सा इसको सोल्व करना है। तो 20 से 5 बार, 5 से 25 बार, तो कितना है, 5/4। अब इसको यहाँ सोल्व कर लेते हैं, तो कितना आएगा, 4 एकम 4, फिर पॉइंट लगेगा, 4 2 8, 4 5 20। तो एक अंडे की कीमत कितनी आ गई, 1 रुपये 25 पैसे। एक अंडे की कीमत जो आ गई वो आ गई 1 रुपये 25 पैसे। लेकिन हमें तो यहाँ पर 12 अंडों की कीमत ज्ञात करनी, तो मल्टीप्लाई 12 इधर भी कर लो और मल्टीप्लाई 12 इधर भी कर लो, तो 12 अंडों की कीमत कितनी हो जाएगी। या फिर इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं कि डिवाइड में 100 कर लो, दशमलव हटा के, तो भी हो जाएगा। तो 25 से 5 बार, 25 से 4 बार, 4 से 3 बार, तो 5 3 15, तो कितनी हो जाएगी, 12 अंडों की कीमत कितनी हो जाएगी, 15 रुपए। तो यहां से हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ए वाला, ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 trains of equal length are running on lines in the same direction at 46 km/h and 42 km/h. The faster train passes the slower train in the 180 seconds. What is the length of the each train? मतलब बराबर लंबाई की 2 ट्रेनें समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में 46 किलोमीटर प्रति घंटा और 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। तो तेज गति से चलने वाली ट्रेन धीमी गति से चलने वाली ट्रेन को 180 सेकंड में पार कर जाती है। तो प्रत्येक ट्रेन की लंबाई मतलब लेंथ हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। सबसे पहले बराबर लंबाई की 2 ट्रेनें, मतलब फर्स्ट ट्रेन तो ये हो गई और सेकेंड ट्रेन जो हो गई हमारी ये हो गई। सेम डायरेक्शन में जा रही है तो सेम डायरेक्शन है, एक ही दिशा में। फर्स्ट वाली ट्रेन की स्पीड कितनी है, 46 किलोमीटर/h और सेकेंड वाली की कितनी है, 42 किलोमीटर/h चल रही है। तेज गति से चलने वाली ट्रेन धीमी गति से चलने वाली ट्रेन को कितने समय में पार करती है, समय कितना है, 180 सेकेंड, 180 सेकंड में पार करती है। तो प्रत्येक ट्रेन की लंबाई हमें ज्ञात करना है, मतलब लंबाई हमें नहीं दी हुई, तो प्रत्येक ट्रेन की लंबाई, इसकी भी x मीटर मान लेते हैं और इसकी भी x मीटर मान लेते हैं। सबसे पहले तो हमें यहाँ पता होना चाहिए कि जब भी ट्रेन सेम डायरेक्शन में जाती है तो चालें क्या हो जाती है, माइनस होती है। तो यहाँ पर क्या होगा, 46 माइनस 42, तो चाल कितनी हो जाएगी, 4 किलोमीटर/h। तो चाल 4 किलोमीटर/h। उसके बाद जब भी कोई ट्रेन किसी भी ट्रेन को पार करती है तो दोनों की लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। तो दूरी कितनी हो जाएगी, x + x, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी यहाँ पर 2x मीटर, ये मीटर में। उसके बाद समय भी हमें दिया हुआ है, कितना है, 180 सेकेंड। लेकिन हमें क्या ज्ञात करना है कि प्रत्येक ट्रेन की लंबाई ज्ञात करना है, मतलब हमें डिस्टेंस ज्ञात करना है। डिस्टेंस मतलब x की वैल्यू ज्ञात करना है। तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो डिस्टेंस है 2x बराबर स्पीड कितनी है, 4 किलोमीटर/h। लेकिन यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटे में और यहाँ मीटर और सेकंड में, तो इसको क्या करें हम 5/18 कर लेते हैं और मल्टीप्लाई समय कितना है, समय जो है 180। तो यहां से हम इसको सोल्व करेंगे तो 18 से कितनी बार कैंसिल होगा, 10 बार, और ये 2 से 2 बार, मतलब 5 का मल्टीप्लाई 10 में 50, 50 का मल्टीप्लाई 2 में, तो x बराबर कितना आएगा, 100 मीटर। तो प्रत्येक ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी, 100 मीटर। इसकी 100 तो इसकी भी 100 मीटर। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नल एक टैंक को 8 घंटे में भर सकता है, जबकि एक दूसरा नल टैंक को 18 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों को एक ही समय चालू किया जाता है तो टैंक भरने में कितना समय लगेगा। मतलब सबसे पहले 2 नल दिए हुए, एक तो क्या है टैंक भरता है और दूसरा खाली करता है। तो पहला इसको ए मान लेते हैं, ये 8 घंटे में क्या करता है, टैंक को भरता है, और दूसरा नल मतलब इसको बी मान लो,
ये 18 घंटे में खाली करता है। यदि दोनों को एक साथ चालू कर दिया जाए, मतलब A प्लस B दोनों को एक साथ चालू कर दिया है, तो टैंक भरने में कुल कितना समय लगेगा। तो मतलब एक नल टैंक भर रहा है और दूसरा खाली कर रहा है, तो यहाँ पर टोटल जो 8 घंटे में भरता है, तो एक दिन का कितना होगा 1/8, और यहाँ पर 18 घंटे में खाली कर रहा है, तो एक दिन में मतलब 1 घंटे में कितना करेगा 1/18। बस यहाँ पर एक प्लस है और एक माइनस है, तो बस यहाँ पर क्या करना है 1/8 माइनस 1/18, बस यहाँ पे इसको सोल्व करना है। तो सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा 18 और यहाँ पर -8, और इन दोनों का मल्टीप्लाई या एलसीएम भी लोगे तो भी यही होगा, कोई समस्या नहीं। बस यहाँ से इसको सोल्व करना है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, यहाँ पर 18 माइनस 8 कितना होगा 10, और यहाँ पर ये ऐसा ही सेम। अब यहाँ पर 2 से ये 5 बार डिवाइड होगा और 2 से 9 बार, तो कितना आएगा 5/72। लेकिन यहाँ पर लास्ट में हमें क्या करना पड़ता है, पलटना पड़ता है, तो कितना होगा 72/5। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 5 से डिवाइड कर लो तो 5 कम 5 बचेंगे कितने 2, 5 × 20, और जो शेष बचेगा उसको ऊपर लिख देंगे। तो 14 सही 2/5 घंटे में क्या होगा, टैंक पूरा भरा जाएगा। तो यहाँ से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, the LCM of two numbers is 45 times their HCF if one of the numbers is 125 and the sum of HCF and LCM 1150, the other number is। मतलब सवाल में ये कहा गया है कि दो संख्याओं का LCM उनके HCF का 45 गुना है। यदि उनमें से एक संख्या 125 मतलब 125 है और HCF व LCM का योग 1150 है, तो दूसरी संख्या हमें फाइंड करनी है। सबसे पहले तो हमें जो सवाल में गिवन है वो हम उसको लिख लेते हैं। मतलब दो संख्याओं का LCM उसके HCF का, मतलब LCM जो है वो HCF का कितना है 45 गुना। मतलब अगर HCF 1 होगा तो LCM कितना होगा 45 गुना, ताकि LCM क्या है HCF पे डिपेंड है, तो हम इसको अगर 1 मान लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा उसका 45 गुना, 1 × 45, तो LCM कितना हो जाएगा 45 गुना। आगे क्या बोला, यदि उनमें से एक संख्या, मतलब एक संख्या कितनी है 125 और HCF व LCM का योग, मतलब HCF प्लस LCM दोनों का योग कितना है 1150, तो ज्ञात क्या करना हमें यहाँ पर दूसरी संख्या, मतलब सेकंड नंबर क्या होगा ये हमें फाइंड करना है। सबसे पहले तो यहाँ पर क्या है HCF और LCM का योग है, और हमारे पास क्या है रेशो है LCM और HCF के, तो रेशो का भी क्या करें योग कर ले, कितना होगा 45 + 1 46। तो यहाँ से हम क्या करेंगे 1150 मतलब 1150 डिवाइड बाय कितना होगा 46। अरे यहाँ पर हमें योग दे रखा है, एलसीएम दोनों संख्याओं का दे रखा है, तो हम क्या डिवाइड कर सकते हैं यहाँ से इसको। तो बस यहाँ से हम इसको डिवाइड कर लेंगे, तो कितनी बार डिवाइड होगा 2 से डिवाइड कर लो, नहीं तो एक काम करो 23 से कर लो। 23 से कितनी बार डिवाइड होगा 23 से 50 बार, और 23 से 2 बार, और 2 से 25 बार। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आया 25 आ गया, मतलब ये जो हमारे पास आया ना ये 25 आ चुका है। अब जो यहाँ पर हमारे पास 25 आया उसका मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे 45 में, तो एलसीएम पता चल जाएगा हमें। तो एलसीएम कितना हो जाएगा 45 × 25, तो पर्टिकुलर एलसीएम की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ से हम इसको सोल्व करेंगे तो 25 का मल्टीप्लाई 5 पे करेंगे तो कितना होगा 125 की 5 हासिल कितनी हो जाएगी 12, 25 चौक 100 और 12 कितना होगा 112, मतलब एलसीएम कितना आ गया 1125। तो एचसीएफ कितना होगा 25 का मल्टीप्लाई इसमें भी कर लेते हैं, तो 1 × 25, तो ये कितना होगा 25। लेकिन हमें यहाँ पर फाइंड क्या करना है सेकेंड नंबर ज्ञात करना है, और सेकेंड नंबर हम ज्ञात करने के लिए फार्मूला क्या होता है फर्स्ट इंटू सेकेंड बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब फर्स्ट नंबर तो हमें दिया हुआ है कितना है 125 मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर, एलसीएम कितना है अभी हमने ज्ञात करा 1125 मल्टीप्लाई 25,
ठीक है, बस यहाँ से हम इसको सोल्व करना है। अब यहाँ पर अगर 25 से डिवाइड करेंगे तो 125 कितनी बार होगा, 5 बार, और 5 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार होगा, 5 2 10, 5 2 10, 5 25, मतलब सेकेंड नंबर क्या आएगा 225। तो यहाँ से हमारा राइट आंसर क्या होगा, ए वाला, ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ अ सर्कल विथ एरिया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर इज, वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो त्रिज्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें दिया हुआ क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल हमें दिया है, कितना है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। वृत्त ये होता है वृत्त, और यहां होती है उसकी त्रिज्या r। वो वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। लेकिन अभी हमें यहाँ क्या दिया हुआ है, वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल पे कितना रखते हैं 154 बराबर पाई आर स्क्वायर। पाई का मान कितना होता है 22/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर। आर तो हमें ज्ञात करना है, यहाँ पर आर क्या है, ये हमें ज्ञात करना है, रेडियस त्रिज्या है। तो यहाँ से हम इसको सोल्व करेंगे तो 7, तो यहाँ पर क्या होगा आर स्क्वायर बराबर 154, ये डिवाइड में तो क्या होगा मल्टीप्लाई में, और 22 डिवाइड में। तो यहाँ से हम इसको सोल्व करेंगे तो 11 से कैंसिल कर ले, 11 से एक बार, फिर 11 4 44, 11 से 2 बार, उसके बाद 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 7। तो आर स्क्वायर बराबर कितना होगा 49। तो स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट हो जाएगा, तो आर की वैल्यू कितनी आएगी 7। तो यहाँ से त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। तो सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय सेलिंग आर्टिकल फॉर Rs 480 रुपीज, a man gains 20% on the cost price. At what price should he sell it to gain 30%? मतलब 480 रुपए की एक वस्तु की बिक्री करके एक आदमी को लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है, उसे वह वस्तु किस कीमत पर बेचनी चाहिए कि उसे 30% का लाभ हो। बस सबसे पहले तो हमें सवाल में क्या गिवन है वो हम लिख लेते हैं। 480 रुपए की एक वस्तु बेचने पर, मतलब ये 480 रुपए क्या है सेलिंग प्राइस है। 480 रुपए की एक वस्तु बेचने पर एक आदमी को प्रॉफिट कितना हो रहा है 20% का क्या हो रहा है प्रॉफिट। उसे वह किस मूल्य पर बेचे, मतलब उसे वह किस मूल्य पर बेचे कि प्रॉफिट कितना हो 30% का प्रॉफिट हो। ये हमें सवाल में दिया हुआ है। सबसे पहले तो जब भी हम सेलिंग प्राइस ज्ञात करते हैं तो लाभ या हानि परसेंट क्या होता है अंश में लिखते हैं, मतलब ऊपर संख्या में। अब हमें यहाँ पर ज्ञात क्या करना है 30% लाभ ज्ञात करना है, तो 100 में जोड़ के लिखेंगे कितना होगा 130, और कितने रुपए पर 20% के लाभ पर, तो डिवाइड में क्या है 120, ये भी 20% का लाभ है, तो इसको भी क्या करेंगे 100 में जोड़ के लिखेंगे, और मल्टीप्लाई बाय जो सेलिंग प्राइस है वो। बस इतना सा करना है। इसमें आपको किसी भी प्रकार का कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं। आपको पता है जब भी सेलिंग प्राइस निकालते हैं तो लाभ या हानि परसेंट ऊपर, और अगर यहाँ पर अगर कॉस्ट प्राइस निकालते हैं तो लाभ या हानि परसेंट क्या होता है जोड़ के हम डिवाइड में लिखते हैं। पर अभी हमें क्या करना है सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस निकालना है तो जो हमें ज्ञात करना है उसको अगर यहाँ पर हानि हो रही होती तो 100 में से कम करते हैं, बट अभी यहाँ पर लाभ हो रहा है तो हमने क्या करा 100 में जोड़ा, और पहली कंडीशन में भी क्या हो रहा है लाभ हो रहा है तो भी 100 में जोड़ा, और सेलिंग प्राइस कितनी 480। बस यहाँ से हमें इसको सोल्व करना है। तो 120 से कितनी बार डिवाइड होगा 4 बार, तो 130 मल्टीप्लाई 4, तो सेलिंग प्राइस कितनी आ जाएगी 520 रुपए। तो यहाँ से हमारा राइट आंसर क्या होगा डी वाला, डी इज राइट आंसर। एक तो ये भी तरीका होता है, और एक तरीका ये होता है कि आप परसेंटेज के इक्वल में रख के भी इसको सोल्व कर सकते हैं। मतलब 480 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ हो रहा है, मतलब कहने का मतलब क्या है 120% बराबर कितना है 480। 20% का लाभ हो रहा है तो 100 में जोड़ के लिखो, तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी 480 डिवाइड में 12, और ज्ञात क्या करना है 30% का लाभ। तो अगर मैं मल्टीप्लाई 130 इधर भी कर दूं और मल्टीप्लाई 130 इधर भी कर दूं तो 130% की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहां पर हम इसको सोल्व करेंगे तो भी यही आंसर आएगा, तो कितना आएगा 520।
120 से कितनी बार डिवाइड होगा, 4 बार, और 4 का मल्टीप्लाई 130 में कर लेंगे। तो यहाँ से भी हम इसको इक्वल रख के भी सोल्व कर सकते हैं, मतलब 120% बराबर है 480, तो 1% की वैल्यू, और ज्ञात क्या करना है 30% की वैल्यू, मतलब 100 में जोड़ के लिखना है बस। आई थिंक ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सम वॉज पुट एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 3 years. Had it been put at 2% higher rate, it would have Rs 72 rupees more. The sum is, मतलब एक धनराशि को 3 वर्षों के लिए किसी निश्चित ब्याज दर पर रखा गया, यदि उसे 2% अधिक पर रखा गया होता तो उसे 72 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। तो मूलधन हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, एक धनराशि को 3 वर्षों में, मतलब समय कितना है, n बराबर कितना, t बराबर 3 years है। उसके बाद एक निश्चित ब्याज की दर पर, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो हमें पता नहीं है, यदि 2% अधिक दर पर रखा गया होता, मतलब पहले जो रेट है वो पता नहीं, लेकिन अगर 2% अधिक पर, मतलब 2% रेट पर रखा गया होता तो कितने रुपए ब्याज के अधिक मिलते हैं, 72 रुपये जो है वो साधारण ब्याज अधिक मिलता। तो ज्ञात क्या करना है, पी प्रिंसिपल हमें ज्ञात करना है। मतलब यहाँ पर ये हुआ है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो पहले था उसमें 2% की वृद्धि हुई, यहाँ पर 2% की वृद्धि हुई, तो साधारण ब्याज कितना मिला हमें, 72 रुपये ज़्यादा मिल गया। तो ज्ञात क्या करना है, पी। पी ज्ञात करने का एक तो ये फार्मूला होता है कि SI मल्टीप्लाई 100, और डिवाइड में क्या होता है R इंटू टी। अब हमें यहाँ पर क्या साधारण ब्याज कितना ज़्यादा मिला, 72 रुपीज़, और मल्टीप्लाई 100, उसके बाद रेट कितनी 2% ज़्यादा मिला, तभी 72 रुपये ज़्यादा मिला, और समय कितना है मल्टीप्लाई बाय 3। बस यहाँ से हमें इसको सोल्व करना। तो 2 का मल्टीप्लाई 3 में कितना होगा, 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 12 बार, 12 का मल्टीप्लाई 100 में कितना होगा 1200 रुपये। तो यहाँ से हमारा राइट आंसर क्या होगा, 1200 रुपये राइट आंसर। तो ए इज राइट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब एक व्यापारी को एक वस्तु बेचकर 10% की हानि होती, किसी वस्तु की लागत मूल्य अगर 15 है तो बिक्री मूल्य ज्ञात कीजिए। ये जो सवाल है ये आप सभी के लिए होमवर्क है। आप इस सवाल को सोल्व करके मुझे कमेंट्स में इसका आंसर बताइएगा। ये इतना इजी क्वेश्चन ही है, आपके एमपी पुलिस का ही क्वेश्चन है जो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। तो आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा, फिर मैं आपको इसमें रिप्ले में ही कमेंट्स करके इसका सही आंसर बता दूंगा। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।